आज का जो लेक्चर है वो है ऐसे राइटिंग पे। ये हम रैन एंड मार्टिन की बुक से कर रहे हैं, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में। ये चैप्टर नंबर 4 है, ऐसे राइटिंग। द वर्ड ऐसे इज डिफाइंड इन द प्रोसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एज अ लिटरेरी कंपोजिशन यूजली प्रोज और शॉर्ट ऑन एनी सब्जेक्ट। तो यहाँ से हमें पता चल गया किसी टाइप की भी राइटिंग जो प्रोज में हो या शॉर्ट फॉर्म में हो तो वो कंपोजिशन या ऐसे की टर्म के अंदर आ जाता है। तो इसके बाद हम इसको नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, लास्ट पैराग्राफ में आ रहे हैं। सो far as we are concerned here, an essay is an exercise in composition, and it is well to remember that the word essay means literally an attempt. तो यहाँ से हमें क्लियरली ऐसे के बारे में पता चल रहा है कि कुछ भी लिखना, कुछ भी कंपोज करना, कुछ भी क्रिएट करना वो ऐसे के मीनिंग में आएगा। और मतलब ऐसे, द वर्ड ऐसे जो है उसका मीनिंग है एन अटेम्प्ट। तो मतलब कुछ भी कोशिश करना लिखने की तो वो ऐसे के टर्म के अंदर आ जाएगा। Compare the verb to essay with the accent on the second syllable means to attempt or try. The essay you write at school are the trial exercises or attempt to express your thoughts in good English. School essay of this kind are sometimes called themes for the fact that such an essay is composition written upon a given theme or subject. तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल गया है कि ऐसे की लेंथ कुछ भी हो सकती है और वो किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, और किसी भी चीज़ को कोशिश करना, ट्राई करना, अटेम्प्ट करना वो ऐसे की टर्म के अंदर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आती है बात करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड स्कूल ऐसे। अब अगर आपने एक अच्छा सा स्कूल ऐसे लिखना है तो उसमें क्या होना चाहिए? नंबर 1 यूनिटी, सेकंड इज़ ऑर्डर, ब्रेविटी। वन बाय वन हम इनको देखेंगे। तो सबसे पहले जब यूनिटी आता है, एन ऐसे मस्ट बी अ unity developing one theme with a definite purpose. The subject must be clearly defined in the mind and kept in view throughout. ठीक है, अब ऐसे का मतलब ये है कि ऐसे के अंदर यूनिटी होनी चाहिए, डेवलपिंग वन थीम, उसका एक ही टॉपिक होना चाहिए विद डेफिनेट पर्पस, और वो एक ही पर्पस के लिए लिखा जाना चाहिए। मतलब स्टार्ट हुआ है तो वो एक पॉइंट से स्टार्ट हो और उसी एक थीम की तरफ, इसके एक कंक्लूजन की तरफ जा रहा हो, और उसके अंदर ये नहीं है कि 2-3 टॉपिक डिस्कस हो रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ही अगर हम छोटे लेवल पर जाते हैं तो अगर कैट का टॉपिक है तो उसके अंदर हम अपने पॉइंट को एलिब्रेट करने के लिए एक दफ़ा कैट को डॉग से कंपेयर कर सकते हैं, बट उसके अंदर हम कम्प्लीटली डॉग के बारे में नहीं लिख सकते। तो जो हमारा थीम या मेन टॉपिक है उसी के इर्द गिर्द हमारा ऐसे रिवॉल्व करेगा, और अगर वो एक ही टॉपिक के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें यूनिटी है। ओके, nothing that is not relevant to it should be omitted to the essay. At the same time, the subject may be treated in a variety of ways from the different point of view. अब इस पॉइंट से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट वेज़ हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया है कि डॉग को कंपेयर किया जा सकता है कैट से, तो उसके अंदर डिफरेंट आइडियाज़ आ सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट सेम रहना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज़ ऑर्डर। द essay should follow a certain ordered line of thought and come to a definite conclusion. अब उसके अंदर एक ख़ास किस्म का ऑर्डर होना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर तरीके से ऐसे स्टार्ट होना चाहिए, और उसका जो एक डेफिनेट कंक्लूजन, जो हमारा टॉपिक है ऐसे का, वो जो थीम है या जो सब्जेक्ट है उसी के इर्द गिर्द पूरा ऐसे रिवॉल्व करना चाहिए, और कंक्लूजन भी उसी के अंदर डेफिनेट तरीके से आना चाहिए कि अगर कैट के बारे में है तो कंक्लूजन में भी कैट के बारे में ही बात हो। It should not consist of haphazard
reflections put down anyhow, there should be not only unity of subject but also unity of treatment. अब यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर तो यूनिटी हम ले आएंगे क्योंकि सेम हम उसी टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कैट पे ऐसे लिख रहे हैं तो सारे ऐसे जब ऐसे स्टार्ट हुआ है तो हम एंड पे मतलब बिल्कुल स्टार्ट में कह रहे हैं कि कैट एक अच्छा जानवर है और कैट ब्यूटीफुल है, दिस एंड दैट है, और एंड पे कंक्लूजन के अंदर हम कह दें कि कैट बहुत बुरा जानवर है, तो दैट इज़ नॉट यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट। पूरा ऐसे हमने डिफरेंट थॉट के साथ लेकर चले हैं और कंक्लूजन डिफरेंट नहीं हो सकता, वो उसी टाइप का ही होना चाहिए। Hence the necessity of thinking out a line of thought before beginning to write। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमने सेम ट्रीटमेंट और सेम टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना है तो लिखने से पहले हमें उसकी एक आउटलाइन बना लेनी चाहिए या उसके बारे में प्रॉपर तरीके से सोच लेना चाहिए लिखने से पहले। ब्रीविटी का मतलब ये है कंसाइज होना चाहिए, प्रॉपर मतलब उसका ब्रीफ होना चाहिए। ऐसे द स्कूल एसेस शुड नॉट बी लॉन्ग, द लिमिट शुड बी अबाउट 300 वर्ड्स, तो of course there can be no strict rule as to length, which will depend a good deal on the nature of the subject, but an essay should be a brief exercise concisely expressed। अब वो ये कह रहे हैं कि जो स्कूल ऐसे हैं उनका जनरली जो लिमिट बताई जाती है वो 300 वर्ड्स की है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ स्ट्रिक्टनेस नहीं है इस बारे में। ये सब लाइक आपके टॉपिक पर डिपेंड करता है। अगर उसकी लेंथ ज़्यादा बन रही है तो आप उसको लेंथ में ज़्यादा लिख सकते हो। एंड लेकिन नॉर्मली जब ऐसे का वर्ड आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने एक ब्रीफ एक्सरसाइज करनी है, लाइक कम से कम वर्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल अपना शो करना है। स्टाइल इन नंबर 4 है स्टाइल इन फ्रेंडली लेटर्स द स्टाइल शुड बी conversational, easy, natural, familiar, and in writing such letters we may use colloquial terms which would be out of place in a book, but the style of an essay must be more dignified or literary। अब यहाँ पे वो बता रहा है, कंपेयर कर रहा है ऐसे को किससे, फ्रेंडली लेटर्स के अंदर। उसमें कह रहे हैं कि कन्वर्सेशन वाला स्टाइल होता है फ्रेंडली लेटर्स में, इजी होते हैं, नेचुरल होता है, फेमिलियर होता है, और जो हम आम डेली रूटीन के वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं वो हम फ्रेंडली लेटर्स में लिखते हैं। लेकिन जब ऐसे लिख रहे होते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड, मतलब मोर डिग्निफाइड और लिटरेरी होता है। मतलब वो फॉर्मल और इनफॉर्मल वाले डिफरेंस के अंदर आ जाता है। Slang, colloquial terms, and free and easy constructions are not proper in essay। तो slangs मतलब जो बहुत ही आम लैंग्वेज होती है, यूज़ होने वाली फ्री इजी कंस्ट्रक्शन जो हम डेली रूटीन में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, उस टाइप का कुछ भी ऐसे में हम नहीं लिख सकते, कैजुअल राइटिंग नहीं हो सकती। At the same time, it is a mistake to attempt any flights of fine writing। The language and sentence construction should be simple, direct and natural। इन सब चीज़ों के अलावा जब आप ऐसे लिख रहे हो तो लैंग्वेज और जो सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन हो वो सिंपल हो, डायरेक्ट हो और नेचुरल हो। इससे क्या है कि वो ऐसे क्या इम्पैक्ट बनेगा और इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा और नेचुरल फ्लो होगा ऐसे के अंदर। द सीक्रेट ऑफ क्लियर राइटिंग इज़ क्लियर थिंकिंग। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप क्लियर राइटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपके माइंड में क्लियर नहीं होगा कि आप किस टाइप का ऐसे लिखना चाहते हो तो आपकी राइटिंग में भी वो क्लियरिटी नहीं आएगी। जब तक आपकी थॉट्स प्रॉपरली अरेंज नहीं होंगे आपके माइंड पे या आउटलाइन आपने नहीं बनाई होंगी तो आप उसी तरह का क्लियर ऐसे नहीं लिख सकते। इफ़ यू क्लियरली अंडरस्टैंड ऑल अबाउट योर मैटर यू विल नेवर वांट thoughts, and thoughts instantly become words। This was said by Cobbett, a writer whose style is a model for clearness, simplicity, and directness। Okay,
Fifth, the personal touch. An essay should reveal the personal feelings and options of the writer. अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि पर्सनल टच होना चाहिए। पहले उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि क्लक्वल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए और स्लैंग्स नहीं होनी चाहिए और कन्वर्सेशनल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद पर्सनल टच होना चाहिए आपके ऐसे के अंदर। आपकी पर्सनल ओपिनियन कह सकते हैं। एन ऐसे शुड रिवील द पर्सनल फीलिंग्स एंड ओपिनियन ऑफ द राइटर। अब ऐसे में जो राइटर है उसने अपनी पर्सनल फीलिंग्स भी बतानी है और उसके क्या ओपिनियंस हैं वो भी बतानी है। इट शुड हैव इट्स हिज इंडिविजुअलिटी इन इट। अब वो जो पर्सनली सोचता है वो सब उसके ऐसे में होना चाहिए। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, एज हैज़ बीन ऑलरेडी said, an essay is a written composition giving expression to one's personal idea, opinion on an subject, and this personal touch should not be lost, or the essay will be the colorless and devoid of individuality. अब क्या है, अगर आप अपना पर्सनल टच नहीं दोगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको क्लास को असाइन किया जाता है एक ऐसे लिखने का, सबकी ही अगर एक जैसी थॉट्स होंगी तो उसका ऐसे का पर्पस ख़त्म हो जाएगा, आप लोगों के पर्सनल व्यूज़ उसमें नहीं आएंगे। So do not be afraid to express in your essay your own views, and do not be content with the repeating the opinion of others. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू बीच में ऐड नहीं कर सकते। लेट देयर बी अ नोट ऑफ सिंसेरिटी इन ऑल दैट यू राइट। और जो भी आप लिख रहे हो वो सिंसेरिटी से लिखो, जो भी आपका ओपिनियन है या आप जिस पे बिलीव करते हो। Okay, to sum up, an essay must be a unity, treating in an orderly manner of one subject. It should be concisely written, to not too long, and the style should be simple, direct, and clear. It should have an individuality, or the show the personal touch of the writer. ओके, यहाँ पे उन्होंने दोबारा से वही अपनी बात रिपीट कर दी है कि ऐसे के अंदर यूनिटी होना चाहिए और उसको ऑर्डर में होना चाहिए और कंसाइज आपने लिखा हुआ, और स्टाइल जो उनसे सिंपल, डायरेक्ट और क्लियर होना चाहिए। 3 features are necessary in a good essay: suitable subject matter, proper arrangement, and adequate power of expression. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 3 ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपका सूटेबल थीम होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, और वो एक ही थीम होना चाहिए और उसी के इर्द गिर्द पूरा ऐसे रिवॉल्व होना चाहिए। प्रॉपर मैनेज अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब वही ऑर्डरली मैनर, एंड द एडुकेट पावर ऑफ एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। वेयर ऑल दीज 3 आर प्रेजेंट, द ऐसे विल बी अ सक्सेसफुल। जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो ऐसे होगा वो बहुत अच्छा लिखा जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास। क्लासिफिकेशंस ऑफ ऐसे। अब हम पढ़ने वाले हैं कि किस किस टाइप के ऐसेज होते हैं और उसको क्लासिफिकेशन में मतलब किस किस क्लास में डिवाइड किया जा सकता है। ऐसे मे बी classified as narrative essays, descriptive essays, exploratory essays, reflective essays, and imaginative essays. The classification is useful so long as it is remembered that these classes are not mutually exclusive and that some essays may partake of the particularities of more than one class. For example, a narrative essay may be contain a good deal of description. An essay of all classes should be more or less reflective, for the original idea of this form of composition is an expression of writer's own feelings and opinion about a given subject. For this reason, let us begin with यहाँ पे राइटर इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बिलीव कर रहा है कि बहुत से ऐसेज हैं जो दूसरे ऐसे को ओवरलैप करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने एग्ज़ाम्पल दिया कि नरेटिव ऐसे के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव ऐसे के भी पॉइंट्स फॉलो किए जाते हैं, तो इसलिए इनको अलग अलग लिखा नहीं जा सकता, लेकिन इनकी टाइप्स को हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। सबसे पहले जो ऐसे आ रहा है वो है रिफ्लेक्टिव ऐसेज।
A reflection is a thought on some subject, on an idea arising in mind. तो सिंपली रिफ्लेक्शन जो है हमारे माइंड में एक जो आइडिया आ रहा है वो उसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। थॉट रिफ्लेक्शन थॉट की है, माइंड में जो आइडिया आया है उसकी रिफ्लेक्शन। सो अ रिफ्लेक्टिव ऐसे कंसिस्ट ऑफ रिफ्लेक्शंस or thoughts on some points which is generally of an abstract nature. For example, habits, qualities such as truthfulness, drift, temperance, cowardice, heroism, patriotism, industry. अब ये सब जौन से हैं ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं। ठीक है, हैबिट जो है सबकी हैबिट एक जैसी नहीं हो सकती और किसी भी टाइप की हैबिट हो सकती है। बी कैटेगरी में है सोशल, पॉलिटिकल, डोमेस्टिक टॉपिक्स सच एज रिचेस एंड पॉवर्टी, कास्ट, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, गवर्नमेंट, फैमिली लाइफ, एजुकेशन, मैरिज, बिजनेस एक्सेट्रा। तो ये सब भी एब्स्ट्रैक्ट हैं, मतलब सोसाइटी एक टाइप की नहीं होती, पॉलिटिक्स एक टाइप की पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, रिच पुअर, कास्ट सिस्टम, ये सब चीज़ें भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हैं और फिक्स्ड आइडियाज़ नहीं हैं ये। फिलोसफिकल सब्जेक्ट्स सच एज राइट एंड रॉन्ग, रियलिटी, कॉन्शियसनेस, द मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स, रिलीजन, थियोलॉजिकल टॉपिक्स। तो ये सब चीज़ें भी थियोलॉजी, रिलीजन जौन सा है वो सबका सेम नहीं होता और उसके अंदर कौन किस चीज़ में बिलीव कर रहा है, ये सब चीज़ें भी एब्स्ट्रैक्ट हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्शन है। रिलीजन भी जो है थॉट में आता है कि हम उसके ऊपर क्या बिलीव करते हैं। तो बिलीव जो है मतलब माइंड से रिलेटेड चीज़ है कि हम किस चीज़ पर यकीन रखते हैं। तो ये भी थॉट आपके माइंड के अंदर जो थॉट्स हैं ये उसकी रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल इस तरह सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है, डोमेस्टिक लाइफ में क्या हो रहा है, राइट और रॉन्ग, रियलिटी, कॉन्शियसनेस, मीनिंग ऑफ यूनिवर्स, ये सब चीज़ें माइंड की रिफ्लेक्शन में आ जाएगा। इन ट्रीटिंग सच थीम्स यू शुड ट्राई नंबर वन। अब इन इस टाइप के जो टॉपिक्स आएंगे जो रिफ्लेक्टिव ऐसे की कैटेगरी के अंदर आएंगे तो उसके लिए क्या करना है। Number one, to explain, for example, the importance or advantages of possessing good habits and qualities and the risk and the disadvantages of lacking them. And quote stories, fables and historical and literary references in support of your statement. सबसे पहले तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताने हैं और आप उसके अंदर कोटेशंस ऐड कर सकते हैं किसी भी हिस्टोरिकल रेफरेंस या कुछ भी इस टाइप के, ताकि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट दे सको और उसको ज़्यादा पावरफुल आर्ग्यूमेंट की तरह प्रेजेंट कर सको। अब इसमें जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट बता रहे हो तो ये आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में भी आ सकता है क्योंकि आप आर्ग्यू कर रहे हो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। नंबर 2 पॉइंट जो इसके अंदर है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट सोशल जो ग्रुप्स हैं वो इस चीज़ के बारे में क्या बिलीव करते हैं, आप ये भी इसमें डिस्कस कर सकते हो। एक्सपाउंड एंड डिस्कस philosophical and theological theories. You should reason and support your statement with arguments and facts. इसमें जो सेकंड टॉपिक आ रहा है वो है narrative essays. Narrative essays consist mainly in the narration of some event or series of event. I say mainly because a narrative essay must not be confused with a short story or bits of history. ठीक है, अब नरेशन के अंदर वो कहते हैं मोस्टली आप किसी ना किसी इवेंट को पहले से जो हुआ है या सीरीज़ ऑफ इवेंट जो बहुत ज़्यादा इवेंट्स हों तो उनको आप डिस्कस करते हो। उसने मेनली कहा है क्योंकि इसको शॉर्ट स्टोरी से और हिस्ट्री से कंफ्यूज नहीं करना। The narrative it relates should be treated as a subject for thought and comment, and so the essay should be more or less reflective.
ठीक है। उसने पहले मेंशन किया था कि ये जो उनसे टॉपिक्स हैं ऐसे के, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि रिफ्लेक्टिव ऐसे भी थॉट है, इवेंट है। तो ये नरेटिव ऐसे और रिफ्लेक्टिव ऐसे समवट एक जैसे हैं। नरेटिव ऐसे मे ट्रीट ऑफ अ हिस्टोरिकल स्टोरी और लेजेंड। तो उसमें क्या कह रहा है कि एक कैटेगरी जो रिफ्लेक्ट नरेटिव ऐसे की है, तो उसमें क्या है कि हिस्ट्री का कोई इवेंट डिस्कस कर सकते हैं या लेजेंड कर सकते हैं। उसने एग्जांपल दी है द रेन ऑफ अकबर, द स्टोरी ऑफ रामा एंड सीता। तो ये हिस्टोरिकल दोनों इवेंट्स हैं। बी है बायोग्राफीज, हिस्ट्री ऑफ शिवजी और बाबर, हिस्टोरिकल जो किंग था, तो इसकी बायोग्राफी भी हो सकती है, उनकी लाइफ हिस्ट्री को भी डिस्कस किया जा सकता है नरेटिव एसेज में। सी के अंदर है इंसिडेंट्स, अ स्ट्रीट क्रॉल और फेस्टिवल और मैरिज। तो हम किसी शादी को अटेंड कर रहे हैं, किसी फेस्टिवल पे जा रहे हैं, या कोई भी इवेंट या इंसिडेंट हुआ है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा नरेटिव एसेज के। बी एक्सीडेंट और अ नेचुरल डिज़ास्टर। तो जो इंसिडेंट है, एक्सीडेंट है, नेचुरल डिज़ास्टर में क्या है, उसके अंदर फ्लड है, फायर है, शिपरैक है, अर्थक्वेक है। तो ये सारे इंसिडेंट भी जो से हैं नरेटिव एसेस की कैटेगरी में आ रहे हैं। देन अ जर्नल और वॉयज, ठीक है। अगर आप किसी ट्रैवल कर रहे हो या किसी इवेंट पे जा रहे हो, तो वो भी इसी नरेटिव ऐसे में आएगा। अ स्टोरी रियल और इमेजिनेटिव, ठीक है। तो ये भी नरेटिव ऐसे में आएंगे। जो थर्ड टाइप है इज़ लाइक डिस्क्रिप्टिव एसेज। अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे कंसिस्ट ऑफ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम प्लेस और थिंग। ने ए में है एनिमल, प्लांट्स, मिनरल्स सच एज एलिफेंट, पीपल ट्री, कोल। तो अब यहाँ पे क्या है, एक सिंपल चीज़ है, तो उसको डिस्क्राइब करना जौन सा है, बयान कर देना सिंपल, तो वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आ रहा है। उसमें एनिमल, प्लांट, मिनरल, किसी भी चीज़ को देखकर उसको एक्सप्लेन कर देना। टाउन, कंट्री, बिल्डिंग। तो इसमें आप जो चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे वो डिस्क्रिप्टिव एसेज में आ जाएगा। एस्पेक्ट्स एंड फिनोमेना ऑफ नेचर सच एज वॉल्केनो, मॉनसून, सनलाइट, ऑर्गेनिक लाइफ। डी कैटेगरी के अंदर मैन्युफैक्चर आर्टिकल्स सच एज मोटर कार्स, स्टीम इंजन, सिल्क, पेपर। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सब के सब आएंगे डिस्क्रिप्टिव एसेज में। ओके। Expository essays, expository or explanatory essays consist of exploration or explanation of some subject। तो इसके अंदर आपने किसी न किसी चीज़ को, जिसको भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो, वो इस वाली कैटेगरी में आ जाएगी, एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लोर करना, ठीक है। एक कैटेगरी में एक जिसका पार्ट है इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रीज़, ऑक्यूपेशन। तो अगर आप इसके ऊपर ऐसे लिख रहे हो जैसे पार्लियामेंट, द प्रेस, सिल्क वेविंग, फार्मिंग, तो ये सब क्या है, इस कैटेगरी में आएगा। बी साइंटिफिक टॉपिक्स सच एज ग्रेविटेशन, एवोल्यूशन, एस्ट्रोनॉमी, ये सब भी इसी में आएगा, क्योंकि आप इसको एक्सप्लोर कर रहे हो और एक्सप्लेन कर रहे हो। लिटरेरी टॉपिक्स सच एज द नेचर ऑफ पोइट्री, प्रो स्टाइल, जीनियस ऑफ शेक्सपियर, द नॉवल ऑफ स्कॉट, हिस्ट्री ऑफ फिक्शन, ये सब भी इसी में आएंगे कैटेगरी में, एक्सप्लेनेटरी में और एक्सप्लोरेटरी में। जो फिफ्थ है इमेजिनेटिव एसेज, essay on the subject such as the feeling, experience of a sailor's raft on the desert island may be called imaginative essay। ठीक है, इसके अंदर आप इमेजिन कर रहे हो, क्योंकि आपने खुद से ये एक्सपीरियंस नहीं किया। शिपरैक हो गया है आप, तो वो जो इमेजिनेटिव स्टोरी होगी वो इमेजिनेटिव ऐसे ही होगा। इन सच द राइटर इज called to place himself in imagination in a position which he has had no actual experience। उसने खुद से ये एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन वो उसको बयान कर रहा है। Such subjects are if I were a king, the autobiography of a horse would call for imaginative essay। अब इफ़ आई वर अ किंग, आप खुद किंग नहीं हो, लेकिन आप किंग के बारे में एक स्टोरी लिख रहे हो,
ऑटोबायोग्राफी ऑफ हॉर्स में भी यही है कि आप खुद हॉर्स नहीं हो, लेकिन आप इमेजिन कर रहे हो अगर आप हॉर्स होते और आपको ऑटोबायोग्राफी लिखनी पड़ती तो वो किस तरह की होती।